हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 4, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने के चांसेस अधिक होते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन लगभग बार बार पूछे भी जाते हैं, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत आसान भी है, कुछ टफ भी नहीं है। फिर N2O5 के अपघटन की कोट निर्धारित कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रथम कोट अपक्रिया के समाकलित समीकरण तथा लक्षण लिखिए। फिर तीसरा है शून्य कोट अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, ठीक है। अगला है रासायनिक अपक्रिया के वेग पर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब जैसे रासायनिक अपक्रिया का वेग जो होता है उस पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक का उल्लेख करना, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, उत्प्रेरक हुआ, सांद्रता हुआ, ठीक है। तो ये अपक्रिया के वेग पर कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं इनको घटाने बढ़ाने से। और इसके बाद फिर पांचवा क्वेश्चन है, इसमें है पहला, पांचों में 3 पार्ट है। इसमें पहला है आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। और दूसरा है अपक्रिया का वेग या दर क्या होता है। फिर अगला है अपक्रिया की तात्क्षणिक दर को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद है अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, शून्य कोट तथा प्रथम कोट अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, ज्ञात करनी है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंकिक क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें थोड़ा बहुत तो हम देख लेते हैं, बता देते हैं, बाकी तुम लोग नोट्स या बुक या विद्या जो भी हो उससे अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ खास इसमें टफ नहीं है। यदि हम लोग मान लीजिए नीचे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंकिक का है, उसमें प्रॉब्लम बच्चों को होता है। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि टफ होते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को समझने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सब है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें आणविकता तथा कोटि में अंतर, तो आणविकता कोटि में अंतर देखें तो आणविकता क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं आणविकता की, तो आणविकता में कोई भी, जैसे आणविकता जो होता है किसी भी अपक्रिया के लिए वो फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है, या फिर कभी जीरो नहीं हो सकता। अंतर देखेंगे तो आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो जो आणविकता होता है किसी भी अपक्रिया के लिए, मतलब अणुओं की संख्या जो है वो भिन्नात्मक नहीं होता है, ठीक है, और ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन जबकि अपक्रिया की कोटि देखेंगे तो ऋणात्मक भिन्नात्मक होता है, ठीक है। और उसके बाद आणविकता को हम लोग देखेंगे तो हम लोग कोई भी यदि संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको देख के बता सकते हैं, या उसकी अपक्रिया से, ठीक है, या क्रिया विधि से। लेकिन यदि हम लोग कोटि की बात करेंगे, अपक्रिया की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको प्रैक्टिकली निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे इसमें अंतर। और उसके बाद फिर प्रथम कोट अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण, जैसे मान लीजिए प्रथम कोट की अपक्रिया की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वो होता है, यदि मान लीजिए हम लोग के इक्वल देख रहे हैं वेग स्थिरांक, तो होता है 2.303/t, ठीक है। उसके बाद log a/a-x, ठीक है, ये होता है प्रथम कोट अपक्रिया का समीकरण, ठीक है। अब इसमें देखिए के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी क्या है, समय, और ए क्या है, ए है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। उसके बाद a-x है टी टाइम बाद, टी समय बाद सांद्रता, और यहाँ पर जो लॉग बेस है वो 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो कभी कभी ऑप्शनल में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि प्रथम कोट अपक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, फिर व्यंजक कौन सा सही है, तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। और इस पे हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए पूछ रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं या क्या समझते हैं आप, तो उसका कह सकते हैं अपक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता के एक घात पर डिपेंड करता है। और यदि मान लीजिए शून्य कोट की अपक्रिया की बात करते हैं तो वो किसी भी घात पे, मतलब 0 घात पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है। जो अपक्रिया की दर है वो उसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ अभी टी हाफ निकालना हो हमें, तो जहाँ टी है t/2 रख देंगे, जहाँ a है a/2 रख देंगे, ठीक है, या फिर x को हम लोग a/2 कर देंगे, तो टी हाफ यहाँ से निकल जाएगा, जो कि फार्मूला बनेगा यहाँ से प्रथम कोट अपक्रिया के लिए। टी हाफ इक्वल, सॉल्व करने से क्या आएगा, यहाँ पर टी इक्वल टी हाफ, एक्स इक्वल a/2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 0.693 यहाँ से आ जाएगा के, ठीक है, यह आ जाएगा टी हाफ के लिए व्यंजक। अब देखिए यहाँ पर टी हाफ जो होता है प्रथम कोट की अपक्रिया में, वो टी हाफ इसके सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद फिर शून्य कोट अपक्रिया हो जाएगा। उसके बाद फिर इस प्रकार से तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। आभासी एकाणुक अपक्रिया होता है, शून्य कोट का एग्जाम्पल भी होता है, H2+Cl2 = Cl होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आप लोग देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है एग्जाम्पल, ठीक है।
और उसके बाद फिर आभासी एकाणु, जैसे मान लीजिए हम लोग C12H22O11 में H2O मिलाते हैं तो H2O के कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंजिंग नहीं आता है, तो इसको हम लोग आभासी एकाणु या छद्म एकाणु अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके भी 2-3 एग्जाम्पल उसको देख लेना, ठीक है। और जो टिर्की है बहुत कम टाइम में हो जाएगा, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आंकिक क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो देखना नहीं है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं शून्य कोट की अपक्रिया, ठीक है। तो यदि परिभाषा आ रहा है कि शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे प्रथम कोट की अपक्रिया की बात करेंगे तो प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होता है कि जिसका दर या वेग जो सांद्रता है उसके एक घात पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम लोग व्यंजन तो देख ही चुके हैं अभी की, ठीक है, व्यंजक देखे हैं। उसके बाद ये जीरो ऑर्डर की करें, शून्य कोट की अपक्रिया की बात करेंगे। शून्य कोट की अपक्रिया वह अपक्रिया जिसका या फिर जिसमें दर या वेग अभिकारक के जीरो घात पर, मतलब किसी घात पर डिपेंड ही नहीं करता है। अब जीरो घात मतलब कुछ नहीं हुआ तो कह सकते हैं कि अभिकारक पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्पल पूछा जाता है इसका, ठीक है। जैसे पहला H2+Cl2 से HCl बन रहा है यहाँ HNO की उपस्थिति में। यहाँ देखिए दर जो है K H2 पे 0 और Cl2 पे 0, मतलब 0 मतलब क्या हुआ कि दर इक्वल K डायरेक्ट, मतलब किसी भी अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है NH3 को तोड़ा गया N2+H2 में, ये भी दर 0, और इस प्रकार से तीसरा है यहाँ पर भी दर मतलब N2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक, ठीक है। उसके बाद एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, आभासी या छद्म एकाणुक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर CH3COH मतलब एस्टर लिया गया, ठीक है, एस्टर का जल अपघटन किया गया तो इससे हम लोग क्या मिला है, एस्टिक एसिड CH3COH और C2H5OH एथेनॉल मिला है। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो H2O पर इस अपक्रिया का जो वेग है, दर है, वो H2O पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि H2O के कंसंट्रेशन सांद्रता में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। जैसे मान लीजिए किसी अपक्रिया के लिए पानी की मात्रा अधिक लिए हैं तो पानी के अणुओं में बहुत ज़्यादा 2-4 अणु मतलब यूज भी हो गया तो उसके सांद्रता कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर H2O पर इसका रेट डिपेंड नहीं करेगा। अब देखने में तो लग रहा है कि इसमें 2 अणु है, लेकिन ये होता है एक ही अणु, ठीक है, जिस पर डिपेंड करता है अपक्रिया का वेग। तो इसलिए इसको कहते हैं आभासी एकाणु अपक्रिया, मतलब आभासी एकाणुक होता है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है C12H22O11H2O, ठीक है, इसका भी जल अपघटन कराएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो इसमें भी रेट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वेग इक्वल K डैश C12H22O11 पर। उसके बाद यहाँ देखते हैं वेग स्थिरांक की इकाई। एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं हम लोग, देखिए जैसे यहाँ पर दर है तो फिर मान लीजिए कभी कभी कुछ अपक्रिया में दे देता है कि जैसे दर या वेग, कुछ भी वेग बराबर K, उसके बाद यहाँ मान लीजिए दे दिया A⁴ और B⁴ दे दिया 3/2। अब इसका हमें क्या बताना है, कोटि बताना है, इस अपक्रिया के लिए कोटि। तो कोटि क्या होगा, दोनों पे जो पावर है उसी को जोड़ देते हैं, तो टोटल कुल अपक्रिया का कोट कितना हो जाएगा इस वेग के लिए, इस अपक्रिया के लिए हो जाएगा 1/2 प्लस इस पे पावर कितना है 3/2, इक्वल कितना हो गया 1/2 3/2, मतलब क्या हो 3 और 1, क्योंकि दोनों नीचे बराबर, 2 3 और 1 4/2 बराबर 2, मतलब द्वितीय कोटि की अपक्रिया होगी, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार से वेग मतलब वेग स्थिरांक का कोई व्यंजक दिया गया है इस प्रकार का समीकरण, तो इसमें जो पावर होता है उसी को हम लोग जोड़ देंगे तो उस अपक्रिया की कोटि निर्धारित हो जाएगी, निकल जाएगी। अब यहाँ देखते हैं वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, जो कि K इक्वल होता है, फार्मूला है, इस फार्मूले से यदि आप लोग निकाल रहे हैं तो चाहे जीरो ऑर्डर हो, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, किसी का भी वेग स्थिरांक की इकाई आराम से हम लोग निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और रटना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ K इक्वल होता है सांद्रता टू पावर 1 - n अपान समय, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम लोग देख रहे हैं 1 अपान समय, सांद्रता को लिख सकते हैं मोल बटे लीटर, 1 - n हो जाएगा। अब हमें यदि प्रथम कोटि की निकालनी है, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई या मात्रक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम कोटि के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए, मतलब प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, n का मान 1 रखेंगे, जहाँ n है इसका मान 1, तो हो जाएगा K इक्वल 1 अपान समय, सेकंड लिख सकते हैं और सेकंड ही लिख देते हैं, और वो भी इंग्लिश में सेकंड हो गया, ठीक है, मोल बटे लीटर। अब यहाँ मोल बटे लीटर जो है इस पर पावर कितना है 1 माइनस, अब 1 n को 1 रखेंगे तो 1 - 1 इक्वल 0 हुआ, और किसी पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू टोटल कितना होता है 1। अब 1 से 1 निकले, क्यों 1 यहाँ पर, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए निकाल रहे हैं तो n इक्वल 1 रखे हैं, तो 1 - 1 इक्वल 0 हुआ, तो किसी पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये टोटल हो गया 1। अब यहाँ से क्या हुआ 1 अपान सेकंड, अब 1 अपान सेकंड को लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, या फिर इसी को हिंदी में इंग्लिश में कुछ भी सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये हो गया मात्रक, चाहिए को, ठीक है।
सेकंड इनवर्स। तो मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का यूनिट कितना हो गया, इकाई कितना हो, सेकंड इनवर्स। अब मान लीजिए हमें निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि बार बार पूछता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि और अभिक्रिया मतलब शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का इकाई निकालिए, तो वेग स्थिरांक की इकाई निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब शून्य कोटि के लिए निकालना है, तो n का मान शून्य रखेंगे। यदि यहाँ शून्य रखते हैं तो क्या हो जाएगा, k इक्वल, यहाँ लिख देंगे शून्य कोटि। तो शून्य कोटि के लिए यहाँ पर n इक्वल 0, n इक्वल 0 रखेंगे हम। यहाँ ऊपर देख लेते हैं, n इक्वल 0 रखेंगे शून्य कोटि के लिए, तो इसी फार्मूले में तो हो जाएगा k इक्वल 1/सेकंड और इनटू, यहाँ जब शून्य रखेंगे तो शून्य का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो 1 ही रहेगा, 1 का मान कुछ होगा नहीं, तो मोल बटे लीटर, या फिर मान लीजिए सिर्फ मोल बटे लीटर होगा, मोल बटे लीटर। तो हो जाएगा, सेकंड नीचे है तो हो जाएगा मोल, इसको लिख सकते हैं मोल। अब सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स और लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है, तो n का मान 2 रख देंगे। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पर। फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, पहला आंकिक प्रश्न है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है। 50 सेकंड में कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें 50 सेकंड में जो प्रारंभिक में सांद्रता था उसका आधा रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 सेकंड जो दिया गया है वो टी हाफ है, क्योंकि टी हाफ किसे कहते हैं, अर्धायुकाल, मतलब वह समय जिसमें किसी भी पदार्थ का या कोई भी अभिक्रिया हो रहा है उसमें अभिकारक का आधा भाग अभिक्रिया कर चुका और आधा बचा हो, ठीक है। तो 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता जो है आधी रह जाती है, तो इसका मतलब टी हाफ दिया है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन में, सिर्फ क्वेश्चन को समझना, उसके बाद सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाता है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के निकालना है। तो दिया है टी हाफ इक्वल कितना दिया है, 50 सेकंड, ठीक है। और हम लोगों को फार्मूला पता, अभी हम लोग देख चुके हैं कि टी हाफ दिया है तो के इक्वल क्या होता है, वेग स्थिरांक के इक्वल होता है 0.693 अपान टी हाफ, ठीक है। अब फिर 0.693 और बाई टी हाफ इक्वल 50 दिया है, तो लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट को एक अंक इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 से, क्योंकि एक यहाँ पर है, यदि मान लीजिए हम लोग 10 से भाग देते हैं तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ले जाने के लिए 10⁻², तो इक्वल लिख सकते हैं 0. पॉइंट को हटा देते हैं इधर से, 6.93 अपान 5 इंटू 10⁻², ठीक है। अब 5 से हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 5 घन्ने 5 एक बार जाएगा और फिर 0.38 इंटू 10⁻² सेकंड इनवर्स, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी होता है, बस देखने में टफ लगता है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यदि मान लीजिए यहाँ से 3/4 पूर्ण करने में, 3/4 को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 3/4 का मतलब यदि हम टोटल को 100 मान रहे हैं तो 75 हो गया, कि मतलब 4 में से 3 हो गया है। तो यहाँ से अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यदि मान लीजिए हम लोग के इक्वल देख रहे हैं तो के इक्वल हो जाएगा 2.303 अपान टी, ठीक है, इंटू log 10⁻A/(a-x), ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x को या तो हम लोग 3a/4 लिख दें, क्योंकि a से 3a/4 हो चुका है, या तो टोटल को 100 माने तो यहाँ पर हम x का मान 75 रखेंगे, a का मान 100 तो x का मान 75, यदि a को a रहने देते हैं तो x को हम लोग 3a/4, क्योंकि जितना हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2.303 अपान टी log 10⁻3 यहाँ पर 3a/4, क्योंकि a का 3/4 हो गया है ना, तो a/a माइनस 3a/4, क्योंकि x का मतलब क्या हुआ 3a/4 हो चुका है, 3/4 हो चुका है, a का 3/4। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.303 अपान टी
log 10 बेस, यहाँ से 4 यहाँ जाएगा तो 4 यहाँ जाएगा तो 4a माइनस 3a बाई 4, तो a बाई 4a से 3a निकलेगा तो बचेगा a बाई 4। अब यहाँ से a से a कैंसिल और 4 जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2.303 अपान t log 10 बेस 4 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 से। हम लोगों को क्या निकालना है, समय निकालना है, तो t को इधर कर देते हैं, k को इधर कर देते हैं। अब यहाँ था अभी तक k, अब कर देते हैं t, ठीक है, या फिर यहीं से कर लेते हैं हम लोग, यहीं से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से ये t था, फिर यहाँ पर k कर देते हैं क्योंकि हमको निकालना t है, और t कितना 3/4 और यहाँ पर भी हो जाएगा k t 3/4, और यहाँ से फिर क्योंकि हमें निकालना है t 3/4 और यहाँ k, ठीक है। फिर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसी पे हम लोग कर देते हैं यहाँ से 2, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 2, तो यहाँ से 2 एक 2 जो पावर रहेगा पहले आ जाएगा, इंटू 2 पावर 2.303 अपान कितना हो जाएगा k, और यहाँ से log 10 बेस 2, क्योंकि log 4 को लिख सकते हैं log 2 टू पावर 2, और जो 2 पावर रहेगा उसको पहले ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ 2 बचेगा। अब इसी पे हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं टी हाफ वाला। अब देखिए यहाँ से हम लोग यदि टी हाफ देख रहे हैं तो टी हाफ इक्वल क्या होता है, यहाँ से 0.693 बाई जो के आया था वो, इसके पहले यदि हम लोग डेरिवेशन में जाएंगे तो आया था 2.303 अपान के और log 10 बेस 2। यदि हम लोग log 2 का वैल्यू रख के और इसमें गुणा करते हैं तो वैल्यू ये आता है, तो यहाँ से टी हाफ इक्वल इतना हो गया, ठीक है। अब दोनों की तुलना करते हैं, या फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर इतना मिले इतने के स्थान पर हम लोग टी हाफ रख सकते हैं, तो यहाँ देखिए इतना मिल रहा है हमको, ठीक है, तो इसमें रख देते हैं टी हाफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कोई समीकरण मान लेना, समीकरण 1 2 मानना, ठीक है। तो समीकरण 2 से यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 2 से समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर तो क्या हो जाएगा, t3/4 इक्वल 2 तो है इसके स्थान पर इंटू टी हाफ, बस ये हमको प्रूव करना था और सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, बस। प्रूव्ड, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि दिया गया है प्रथम कोटि की एक अपक्रिया है जिसका अर्धायुकाल 60 मिनट है, ठीक है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके सोल्यूशन को समझते हैं। देखिए 90% पूर्ण होने में, या फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है कि मान लीजिए कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है उसके 50% पूर्ण होने में, तब भी तो ये अर्धायुकाल ही हो जाएगा। जैसे यहाँ अर्धायुकाल डायरेक्ट दे दिया 60 मिनट, यदि ऐसा कह दे कि कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया उसके आधे या फिर 50% पूर्ण होने में लगा समय 10 मिनट है, 20 मिनट है, 30 मिनट है, और उसका 80% होने में कितना समय लगेगा, तब भी हम लोग सेम मैनर सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सेम वैल्यू मान लीजिए 60 और 90 ना देके यहाँ 50, 10 या 30, 40 या 80 दे सकता है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्धायुकाल दिया गया है, तो अर्धायुकाल का व्यंजक लिखते हैं, जो कि होता है k इक्वल 0.693, 1 भी होता है लेकिन मतलब नहीं है आगे 1 का, और यहाँ टी हाफ प्रथम कोटि के लिए ये होता है, ठीक है, टी हाफ का व्यंजक। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस व्यंजक से हम लोग यहाँ टी हाफ का वैल्यू रखते हैं 60, तो हो जाएगा 0.693 और बाई 60, ठीक है। अब इतना हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी चलते हैं हम लोग फिर आगे कि 90% में कितना समय लगेगा। तो फिर प्रथम कोटि की अपक्रिया पर चलते हैं, जो कि k इक्वल होता है 2.303 अपान t, और यहाँ हो जाएगा log 10 बेस a बाई a माइनस x। देखिए अब ये जब परसेंट दिया जाएगा, कभी भी 90%, 80% जब भी परसेंट दिया जाएगा तो हम लोग टोटल को 100 मान लेंगे, मतलब प्रारंभिक सांद्रता a इक्वल मान लेंगे 100। उसके बाद फिर जो x है मतलब कितना हो चुका है उसको मानेंगे जो दिया रहेगा परसेंटेज, तो यहाँ x इक्वल हो जाएगा 90, ठीक है, मतलब 90% भाग पूर्ण हो गया है, ठीक है, मतलब होगा जो समय बताना है। तो 90 मतलब x इक्वल 90 और ये 100, तो यहाँ से हम लोग और सॉल्व करेंगे, और यहाँ से t रख देंगे हम t90 और यहाँ रख देंगे k। देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिला, k का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू ये उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे, या इसको सॉल्व करके यहाँ रखेंगे k के स्थान पर, और बाकी इसमें हम t90 करेंगे कि हमको जो पता करना है। तो यहाँ से करेंगे
T9T इक्वल, अब यहाँ 2.303 अपान, अभी के रहने देते हैं, फिर वैल्यू इसको ला के यहाँ रख देते हैं, log 10 बेस ए का मान 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज में दिया जाएगा तो ए को हम लोग 100 रखेंगे और जितना परसेंट पूर्ण होने के लिए कह रहा है उतना एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ फिर ए है, फिर 100 और माइनस 90, तो बराबर हो जाएगा 2.303 अपान के का वैल्यू इसको रखें या फिर इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इसका जब भाग देंगे हम लोग तो आएगा 0.01155, ठीक है। अब हम लोग के स्थान पर इसको रख सकते हैं, तो रख देंगे यहाँ 0.01155 और इधर क्या है log 10 बेस। अब देखिए यहाँ से 100 है, यहाँ 100 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, नीचे 10 आएगा ऊपर 100, तो 100/10, ये 10 बेस है log के साथ है, इसमें इसको उसमें इंक्लूड नहीं करना, यहाँ से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 10 और log 10 का वैल्यू कितना हो, log 10 बेस 10 का वैल्यू 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ 2.303 और यहाँ से भाग करना है 0.01155, यहाँ इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू 1 कर सकते हैं। अब इसमें जो भी भाग देने पर आएगा वही हमारा निकल के आएगा T90, ठीक है। T90 जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 199.39 मिनट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसान था, बस थोड़ा सा समझने की प्रॉब्लम है कि समझ में आ जाए तो बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर से बताते हैं, देखिए जितना अर्धायुकाल दिया है या फिर मान लीजिए 50% पूर्ण होने में लगा समय दिया है, जो समय दिया रहेगा उसको हम लोग टी हाफ मानेंगे, क्योंकि टी हाफ चाहे डायरेक्ट दे अर्धायुकाल चाहे 50% पूर्ण होने में। तो यहाँ से के इक्वल इतना, फिर टी हाफ का वैल्यू रखेंगे, के का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। जब के का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा तो इसमें देखिए ऑलरेडी ए और ए माइनस एक्स पता ही हमको, क्योंकि ए दिया रहेगा जितना परसेंट, ये परसेंट दिया तो ए इक्वल 100 और जो एक्स दिया है जितना दिया उतना रख देंगे। और यहाँ से के और टी था तो के का वैल्यू यहाँ से निकल चुका है और टी का वैल्यू यहाँ से जितना परसेंट दिया है हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है, ठीक है। मतलब हम लोग को दिखाना है कि कोई प्रथम कोट की अपक्रिया है, यदि उसके 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो टी हाफ का 10 गुना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बहुत आसान होता है, लेकिन देखने में क्या होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ लग रहा है, इसलिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन पर चलते हैं। सोल्यूशन देखिए, अब सबसे पहले फिर पिछला क्वेश्चन जैसे था सेम है, तो पहले हम लोग लिखेंगे के, क्योंकि टी हाफ से तुलना करना है, तो के इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 0.693 अपान टी हाफ, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, समीकरण 1 मान लो। उसके बाद क्या करते हैं, चलते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया के व्यंजक पर। तो जो कि होता है, यहाँ से लेते हैं टी इक्वल, के इक्वल लो या टी इक्वल लो, बात एक ही है। यदि हम लोग टी इक्वल लेंगे तो यहाँ के हो जाएगा, के इक्वल लेंगे तो नीचे टी हो जाएगा, 2.303 अपान, यहाँ टी है तो यहाँ के, और यहाँ के होगा तो यहाँ टी, log 10 बेस ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यदि परसेंटेज में दिया है तो हम लोग ए को 100 मानेंगे और जो दिया उसको एक्स मानेंगे। तो फिर ए इक्वल 100 और एक्स इक्वल जो दिया है 99.9, ओके। अब यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं 2.303 अपान के log ए मतलब 100 ए मतलब 100 माइनस एक्स मतलब 99.9, ओके। अब यहाँ से 2.303 अपान के और यहाँ से log 10 बेस, यहाँ से 100 तो 100 ही है, सही है, नीचे 100 माइनस 99.9 मतलब आ जाएगा 0.1, ठीक है। यदि मान लीजिए 100 से इसको हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0.1। अब 0.1 से हम भाग देते हैं तो आ जाएगा ये, मतलब 0.1 है, दशमलव को हटाए तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दें, मतलब यहाँ भी 10 से गुणा कर दें और यहाँ भी 10 से गुणा कर दें, दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 अपान के log 10 बेस, यहाँ से 1000 और यहाँ से दशमलव हटने का मतलब 10 से गुणा दशमलव हटा तो 1 आया, 1 का कोई मतलब नहीं, तो ऊपर आया 1000, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log 10 बेस और नीचे के है ही और यहाँ से 10 टू पावर 3। अब देखिए 10 बेस 10 और 3 है पावर, तो 3 को हम पहले ले सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर नहीं 3 इंटू 2.303
अपान के log 10/10 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 1, मतलब इसको हटा ही देते हैं क्योंकि 3 को पहले लेंगे तो 10/10 मतलब 1, ठीक है। और बाकी इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, यहाँ क्या हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ तक तो t था, यहाँ से हो जाएगा T99.9, फिर यहाँ भी T99.9, T डायरेक्ट नीचे लिखते हैं T99.9, ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो यहाँ K इक्वल कितना आया है 0 मतलब K का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो K का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा T99.9 इक्वल 3 इंटू 2.303 अपान K के स्थान पर क्या रखेंगे 0.693 अपान T हाफ, तो T हाफ ऊपर ही जाएगा, 3 इंटू 2.303 अपान 0.693 इंटू T हाफ, ठीक है। और यहाँ क्या आया है T99.9। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यदि हम लोग इसका गुणा करते हैं 3 का इसमें और इसके बाद इससे भाग देते हैं तो आता है यहाँ पर 9.9696 T हाफ। अब यहाँ हम इसको 9.9696 को लिख सकते हैं 10, क्योंकि 6 को 1 मान के इसमें ऐड करेंगे या इसको 1 मान के तो हो जाएगा 10, तो लगभग हो जाएगा 10 T हाफ। और यहाँ क्या आया है T99.9, ठीक है। तो बस यही सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, बस यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड मतलब T99.9 10 T हाफ के, मतलब T हाफ के 10 गुने के बराबर होगा, ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा, बस स्टेप टू स्टेप, गलत नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं गलत हो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक दो छोटे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि रासायनिक अपक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना उसमें, या फिर टक्कर सिद्धांत कभी पूछ ले, या फिर सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं पूछ ले, तो बहुत सिंपल होता है, उसको रटने की याद करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक आता है, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है कि किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कोई अपक्रिया का दर है या वेग है, तो उसके प्रभावित करने वाले कारक, तो ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है और सांद्रता हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अपक्रिया, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा टक्कर सिद्धांत पर चलते हैं। टक्कर सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपक्रिया यदि तभी संभव है, तभी हो सकता है जब उसमें अभिकारकों के बीच का बांड टूटे, उसके बाद उत्पाद के बीच बांड, मतलब अभिकारकों के बीच पुराना बांड टूटे और नया बांड बने। तो ऐसा कब होगा, जब अभिकारक अणुओं का आपस में बहुत तेजी से टक्कर होगा, इसी को हम लोग कहते हैं टक्कर सिद्धांत। मतलब कोई भी अपक्रिया टक्कर होने के फलस्वरूप ही अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टक्कर सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक है, तो अभिकारक पहले आपस में टूटेंगे, ठीक है, उसके बाद मतलब टकराएंगे, जिनसे कुछ बांड टूटेगा, फिर नया बांड बनेगा। अब इसमें सक्रिय ऊर्जा क्या होता है यदि हम लोग देखें, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और EA से डिनोट करते हैं, ऐसे EA एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए हम कह सकते हैं कि वह अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, या इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टक्कर सिद्धांत आप लोग समझ गए हैं। और उसके बाद देखिए अब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले या प्रभाव डालने वाले कारक देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखें तो ताप, दाब, सांद्रता, ये हो सकता है। ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर, और फिर सांद्रता, कंसंट्रेशन, और फिर कैटालिस्ट, उत्प्रेरक भी हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। तो देखिए कोई अभिक्रिया A से B मान लीजिए बन रहा है, A प्लस B से C बन रहा है, तो यहाँ पर इनके बीच में टक्कर होगा तभी C बनेगा, पुराना बांड टूटेगा, नया बांड जुड़ेगा, बनेगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इनमें टक्कर की संभावना बढ़ जाती है, बहुत तेजी से टकराएंगे, एनर्जी फास्ट होगा, फास्ट ये मूव करेंगे, तेजी से चलेंगे, गति अधिक हो जाएगी, तो टकराने की संभावना ज़्यादा, तो गति बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने से अपक्रिया का वेग जो होता है बढ़ जाता है, और दाब बढ़ाने से भी वही होगा, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, कण पास पास आएंगे तो अधिक टकराएंगे, फिर इसका वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। सांद्रता बढ़ा देते हैं तब भी बहुत कम जगह में अधिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, टकराने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक।
जो होता है वो अपक्रिया के वेग को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। वो डिपेंड करता है इसके प्रकृति पर कि किस प्रकार का हम लोग उत्प्रेरक लिए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये था चैप्टर 4 लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल बताया गया, आंकिक प्रश्न, और कुछ ये दिए गए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और एग्जाम में इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए जिस टॉपिक से आ रहा है तो लगभग इन्हीं में से आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।